हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप आज पूरे के पूरे 30 नंबर की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो गए। EMRS का जो एग्ज़ाम है उसमें अब एक हफ़्ता भी नहीं रह गया है, ठीक है। और ऐसे में एक बढ़िया रिवीजन अगर हो जाए तो क्या ही बात है। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो 30 क्वेश्चन आएंगे उसके पेपर में, और उस वो कितने नंबर का, 30 ही नंबर का आएगा, चाहे वो PGT एग्ज़ाम हो चाहे वो आपका TGT एग्ज़ाम हो, ठीक है। ये हमने देख लिया है भाई। या तो TGT जो है वो भी पूरा कितना है, 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स का है। और अगर हम PGT में आएंगे तो हम PGT में भी कह सकते हैं कि भाई जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पूरे 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स का आएगा। पर क्या ये मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है जी? हम कहेंगे नहीं जी, बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है जी। क्यों नहीं है जी? क्योंकि देखो कितने नोट्स हैं। सबसे पहले सिलेबस, ये सिलेबस है। क्या है सिलेबस में? टीचिंग का नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक, ऑब्जेक्टिव, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवेल्युएशन सिस्टम। अरे यार, ये तो बहुत सारी यूनिट है, कैसे करेंगे? बहुत सारी यूनिट नहीं है। देखो, हमें सिंपल क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है अबाउट द टीचर्स रोल, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव ऑफ लर्नर वाइल अ लर्नर इज़ लर्निंग, ठीक है। और अगर आपको लैंग्वेज में दिक्कत है तो वो तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें NEP भी पढ़ना है। और NEP क्या कहता है? वो कहता है 3 लैंग्वेज फार्मूला, यानी कि आपको मल्टीलिंगुअल तो होना पड़ेगा, है ना जी। चलिए, तो भाई लर्नर और टीचर के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं जो पूरे आपके इस टीचिंग एप्टीट्यूड में घूम फिर के आती रहेंगी, ठीक है। कि भाई टीचर क्या करता है, क्या सिर्फ टीचिंग करता है, या टीचिंग नहीं करता है तो और क्या करता है, इन सब के मतलब क्या होते हैं, टीचिंग को क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, टीचिंग का गोल क्या होता है, जब लर्नर कोई चीज़ सीखता है तो उस पर क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं, किस तरह से वो सीखता है, किस किस मेथड से सीखा जा सकता है, किस किस मेथड से सिखाया जा सकता है, क्या टेक्निक्स, क्या टेक्नोलॉजी, क्या तरीके हो सकते हैं उस टीचिंग को और बेहतर बनाने के, ठीक है। और उस लर्निंग को देखने के कि भाई लर्निंग कितनी अच्छी हुई है या नहीं, यही सब हम इस टीचिंग एप्टीट्यूड में सीखने वाले हैं, ठीक है। अरे सर, ये तो बहुत बड़ा हो गया सर, आप तो कह रहे थे छोटा सा है। अरे भाई, ये बड़ा नहीं हुआ है। देखो, 1 पेज, 2 पेज, ये भी 2 पूरा भी नहीं है, देखो आधा पेज खाली है, 3 और 4 ख़त्म। उसके बाद कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ 4 पेज के नोट्स हैं, और इस 4 पेज में आपकी पूरी टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगी। तो चलो शुरू करें। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद व्हाट इज़ आ टीचर एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचिंग। तो देखो, टीचर क्या होता है? टीचर वो होता है, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझेंगे, बिल्कुल एकदम बच्चों वाली लैंग्वेज में समझेंगे, क्योंकि आपको टीचर बनने के बाद क्या करना है? बच्चों को ही पढ़ाना है, ठीक है। तो टीचर का रोल क्या होता है? जो भी आपको टीच करे, यानी कि पढ़ाए, आपको ट्रेन करे, आपको इंस्ट्रक्ट करे, वो है टीचर, ठीक है। जो आपको क्या करे? टीच करे, ट्रेन करे या फिर इंस्ट्रक्ट करे, वो है टीचर। कि सर ये तो एक एक सी बात लग रही है, टीच, ट्रेन, इंस्ट्रक्ट, यानी कि काम तो एक सा ही हो रहा है। नहीं, काम एक सा नहीं हो रहा है। ये हम बहुत ही अपनी आम भाषा में कह देते हैं कि टीचिंग ट्रेनिंग एक ही तो बात है, पर ये एक बात नहीं है। कैसे? जो टीचिंग होता है उसमें जो टीचर का रोल होता है वो होता है, मेजर रोल जो होता है वो होता है असिस्ट करने का। असिस्ट करने का किसको? एक स्टूडेंट को किसी भी एक्टिविटी में, जिससे वो क्या करे? वो किसी चीज़ को लर्न करे। यहाँ पे सिर्फ असिस्टिव रोल है। वो लर्न करने के बाद क्या करेगा? अपने पूरे पोटेंशियल को रीच कर पाएगा, है ना। एक बच्चा कितना अच्छा पढ़ सकता है, एक बच्चा कितना अच्छा खेल सकता है, एक बच्चा कितना अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में, उस पोटेंशियल को रीच करने के लिए जब कोई टीचर उसको असिस्ट करे, दैट इज़ टीचिंग, ठीक है। वहीं सिस्टमेटिकली अगर उस बच्चे को किसी जॉब के लिए रेडी किया जाए, उसको बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। इसलिए ही होता है, टीचर की होती है ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग होती है, स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट को टीच किया जाता है, टीचर्स को ट्रेन किया जाता है, ठीक है। यानी कि ट्रेनिंग क्या होती है? जब आपको किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए सिस्टमेटिकली ट्रेन किया जाता है, यानी कि तैयार किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग। तीसरा आता है इंस्ट्रक्ट। इट इज़ इंस्ट्रक्शन जो होता है। अब देखो, इंस्ट्रक्शन जो है वो टीचिंग से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसे बड़ा कॉन्सेप्ट है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन में टीचिंग तो आप करते ही हो, यानी कि किसी भी आप अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हो? असिस्ट तो करते ही हो, साथ ही साथ क्लासरूम मैनेजमेंट भी इंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाता है। यानी कि टीचिंग में अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट भी कर रहे हो तो क्या होगा? उसको बोलते हैं हम इंस्ट्रक्ट करना,
ठीक है, यानी कि हमने 3 चीज़ देखी, टीचिंग, ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। इन तीनों का ही गोल क्या होता है कि भाई स्टूडेंट जो है कुछ लर्न करे, है ना, किसी जॉब के लिए रेडी हो, है ना। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि टीचर का रोल क्या है, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को, कोई भी जो सीखना चाहता है, यानी कि किसी भी लर्नर को लर्न कराने का ऑब्जेक्टिव एक टीचिंग के माध्यम से किया जाता है बाय अ टीचर। ठीक है, और वो माध्यम किस तरह का हो सकता है, इट कुड बी टीचिंग, इट कुड बी ट्रेनिंग, इट कुड बी इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत बोरिंग सा हो गया है ना, एक ही बात को घुमा फिरा के बार बार बोला जा रहा है, पर आपको यही करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। यकीन नहीं आ रहा तो जब अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखना, सबसे पहला क्वेश्चन इसी पे है। ठीक है, चलो अब एक्टिविटी हमने देखी कि भाई एक्टिविटी में असिस्ट करता है टीचर। किस तरह की एक्टिविटी, क्वेश्चन पूछने की एक्टिविटी, कि भाई बच्चा क्या करता है, कुछ पढ़ रहा है, उसको सडनली क्या रियलाइज़ हुआ, यार ये क्या होता है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है ना, कि आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, समझ ही नहीं आ रहा। तो वो टीचर से पूछता है ना, कि आसमान नीला क्यों है। फिर टीचर क्या करती है, उसको स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझाती है, उसको विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट समझाती है, उसको पार्टिकल्स इन आवर एटमॉस्फेयर समझाती है। तो यानी कि उसको असिस्ट करती है कि भाई ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन की, यानी कि टीचिंग देख ली, इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट। अरे भाई ये क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो बच्चों को टीचर जो डांटती है, क्या यही क्लासरूम मैनेजमेंट होता है क्या? नहीं, ये क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं होता। अभी आप टीचर बनने जा रहे हो, फिर क्या करोगे, आप क्लासरूम मैनेज करोगे। क्लासरूम मैनेजमेंट में क्या होता है, आप क्या करते हो, इन्वॉल्व होते हो। ठीक है, आप एंथुजियाज़म दिखाते हो ताकि क्लास क्या बनी रहे, इंट्यूटिव बनी रहे, एक्साइटिंग बनी रहे। ठीक है, क्लास में जो कंटेंट है वो बच्चों के एकदम कोर तक उतर जाए, वो सिर्फ उसको मेमोराइज़ ना करें, उसको क्या करें, उसको समझें, उसको सीखें। ठीक है, साथ ही साथ क्या करना, बच्चों की नीड्स को समझना, बच्चों के अटेंशन को मेंटेन रखना। ऐसा नहीं है कि भाई तुम पढ़ा रहे हो और बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं, मस्त सो रहे हैं, है ना, बच्चे खाना खा रहे हैं, यानी कि कहाँ कमी है, आपके क्लासरूम मैनेजमेंट में कमी है। यानी कि आपको अटेंशन बनाए रखना है, आपको बच्चे की नीड को समझना है। जैसे कि कोई बच्चा क्या होता है, कोई बच्चा तुरंत पकड़ लेता है, जैसे ही आपने कुछ सिखाया वो तुरंत सीख गया, बात हो गई। पर क्या उसके सीख जाने से बाकी क्लास का भी काम हो गया? नहीं, आपको हर एक बच्चे की नीड को समझना होगा, एक कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीटेड तरह से उसको पढ़ाना होगा, समझाना होगा, नई नई टेक्निक्स ईजाद करनी होंगी ताकि वो बच्चा क्या करे, उसको ग्रास्प कर सके, है ना। आपको रोल प्लेइंग करनी होगी, है ना, आपको क्वेश्चनिंग करनी होगी, हो सकता है आपको डिस्कशन करना हो, आपको हो सकता है उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देने हो, है ना। तो ये सब आपको करना होगा, यानी कि बच्चों की नीड्स और उनके अटेंशन स्पैन को बनाए रखना होगा, नीड्स को समझना होगा। डिवियंस मैनेजमेंट, है ना, डिवियंस मैनेजमेंट, डिवियंस मतलब क्लास का जो डेकोरम होना चाहिए, अगर कोई बच्चा उस डेकोरम को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, उसको उस डेकोरम में लेके आना है। क्या डंडे से मार के? नहीं भाई, डंडा हर चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। आपको उसको समझाना होगा वाई स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको उससे बात करनी होगी कि भाई अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो, क्या आपको चीज़ बोरिंग लग रही है ना, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, आपका अटेंशन नहीं आ रहा, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो वो जो डिवियंस है आपको मैनेज करना होगा बाय अंडरस्टैंडिंग अगेन द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे देखो चीज़ें अपने आप इंटरलिंक होती चली जाती हैं। ठीक है, अब जैसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, है ना, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, तो क्या सब एक साथ आंसर देने लग जाए तो क्लासरूम का क्या हो जाएगा, डेकोरम क्या हो जाएगा, एकदम ख़राब हो जाएगा। तो उस डेकोरम को भी मेंटेन करना कि भैया बच्चे आंसर 1 बाय 1 देंगे। ठीक है, ताकि क्लैरिटी जो है वो बनी रहेगी, है ना। किसी को भी ऐसा नहीं होगा कि यार क्या बात हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आया, है ना, ये टीचर क्या बोल गए पता ही नहीं चला, बच्चे क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चला, टीचर बच्चे क्या बोल रहे हैं टीचर को भी पता नहीं चला। तो ये सब इतना जो होच पोच है ये नहीं होगा। क्लैरिटी बनाए रखना भी क्या होता है, क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, चलो हम हमने सीख लिया, टीचर का रोल सीख लिया, क्लासरूम मैनेजमेंट, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, टीचिंग ये सीख ली। आगे बढ़ते हैं, अब क्या होता है, अब हमने देखा कि भैया आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग देख लेते हैं कि भैया नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग होते क्या हैं। स्टार्ट करते हैं कि टीचिंग इज़ साइंस एंड टीचिंग इज़ ऑल्सो आर्ट्स, है ना। आर्ट्स भी है और साइंस भी है। कैसे साइंस कैसे है, साइंस ऐसे है कि भैया क्योंकि ये नहीं, सबसे पहले हम सीखते हैं आर्ट कैसे है।
आर्ट कैसे है, क्योंकि देखो टीचिंग का ना एक स्टाइल होता है। आप कहते हो सर का जो स्टाइल है ना पढ़ाने का, भाई ये तो मतलब मेरे को तो इस सर का सब समझ आ जाता है। जैसे ही क्लासरूम में घुसते हैं पहली बात बोलते हैं, माहौल बन जाता है ना। तो ये क्या होता है, हर टीचर का एक स्टाइल होता है, एक रिदम होता है, एक पेस होता है। रिदम और पेस कैसे होता है, जैसे एक आर्टिस्ट ब्रश चलाता है ना, ऐसे ही अपना टीचर जो होता है ना एक आर्टिस्ट की तरह ये होता है। वो अपने लेक्चर को इस तरह से पेश करता है कि बच्चे जो हैं एकदम सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई पिक्चर चल रही है सामने। अगर आपके पास वो स्टाइल और वो रिदम है ना, तो बच्चे आपसे इतना कनेक्ट हो जाते हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझाते जाते हो समझाते जाते हो समझाते जाते हो, बच्चे कहते हैं वाह यार मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है पिक्चर देख रहे हैं, है ना, कि भैया यहीं धुरंधर चल रही है, धुरंधर देखेंगे बाद में, पहले तो आज सारी साइंस पढ़ के जाएंगे, सारी आर्ट्स पढ़ के जाएंगे, सारा मैथ्स पढ़ के जाएंगे, है ना। उसके बाद अप्रोप्रिएटनेस, इम्प्रोवाइजेशन और अप्रोप्रिएटनेस, कि भैया जो कंटेंट है वो आपका एकदम अप्रोप्रिएट तरीके से पढ़ा रहे हो, इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो। जैसे अभी हमने कहा किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर रहे हो तुरंत कि यार चलो उसको कोई ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूँ जिससे ये रिलेट कर जाए, है ना। स्पॉन्टेनिटी, यानी कि बच्चे ने कोई सवाल पूछ लिया तो स्पॉन्टेनियस आप एकदम जवाब देने के लिए तैयार हो के नहीं हो, यानी कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनिटी होनी चाहिए। अच्छा, साइंस कैसे है कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है, आपके अंदर एक डीप नॉलेज डेवलप करती है और आपको स्किल्स सिखाती है, यानी कि साइंटिफिक है ना। ओवरऑल क्या है कि आपको नॉलेज देती है। इट इज़ अ लर्निंग एक्टिविटी एंड इट विल मोटिवेट स्टूडेंट्स, है ना। आपका काम क्या होता है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहना बाय थ्रू लर्निंग एक्टिविटी, ताकि वो क्या कर सकें, नॉलेज गेन कर सकें। तो साइंस टीचर का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होता है, इट इज़ अ साइंटिफिक ऑल्सो, इट इज़ एज लाइक एन आर्टिस्ट ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि भैया ये टीचिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है। क्यों, क्योंकि मल्टीपल मीडियाज़ आजकल इस्तेमाल होने लगे हैं, मल्टीपल मेथड हमको इस्तेमाल करने पड़ते हैं, मल्टीपल टेक्निक्स हमको इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। टेक्निक्स जैसे कि क्वेश्चनिंग, प्रोबिंग, एग्जाम्प्लीफाइंग। अब ये सब वर्ड बड़े हार्ड आपको लग रहे होंगे, बड़े कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, तभी तो मैं कह रहा हूँ टीचिंग कैसी है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है भाई साहब। ऐसा ही कोई टीचर नहीं बन जाता, कंधों पे पूरे देश का क्या होता है, भार होता है। आप कहोगे कैसी बात करे हो सर, मस्त चार दो क्या बोलते हैं 5-6 घंटे स्कूल में जाते हैं। अरे भाई इतनी आसान नहीं है टीचिंग की जॉब। बच्चों को पढ़ाना इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क इन दिस कंट्री। चलो आगे देखते हैं। एग्जाम्प्लीफाइंग मतलब एग्जांपल्स देना, प्रोबिंग मतलब क्वेश्चन, फॉलो अप क्वेश्चन पूछना। जैसे कि आपने पूछा कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बच्चे ने बताया फोटोसिंथेसिस वो होता है जिससे पेड़ अपना खाना बनाते हैं। फिर आपने उसको फॉलो अप किया। फॉलो अप कैसे किया कि अच्छा उस खाना बनाने के लिए पेड़ों को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। नाउ यू आर फॉलो अप कर रहे हो आप किसको, अपने क्वेश्चंस को, है ना। आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो ताकि क्या हो, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आए कि भाई हम तो अपना खाना गैस पे बनाते हैं, पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, है ना। आपने क्या किया, क्वेश्चन पूछा। अभी बच्चों ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा नहीं था, सडनली आपको रियलाइज, बच्चे को क्या रियलाइज़ हुआ, अरे यार हम सब तो ऐसे क्या बोलते हैं अपने किचन में खाना बनाते हैं, पेड़ कैसे बना रहे हैं ना। उनकी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई कि भाई सभी पेड़ क्या खाना बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, है ना। एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई। बच्चे ने क्या किया, आंसर किया, आपने फॉलो अप क्वेश्चन किया यानी कि प्रोबिंग की, और उससे बच्चे के अंदर क्या हुआ, बच्चे ने जब आंसर पे आंसर दिया उसको एक बेटर क्लैरिटी डेवलप हुई, उसको क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हुआ और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या हुई, बेटर हो गई। ठीक है, हमने फोटोसिंथेसिस के एग्जांपल से ये समझ लिया। उसके बाद टीचिंग क्या करती है, विजुअलाइज करती है चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर कैसे, इट कुड बी आइदर परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, है ना। जैसे कि परमानेंट बिहेवियर, जैसे कि भाई नॉट परमोटेटिव बट पोटेंशियल एबिलिटी, यानी कि अब यार ये परमोटेटिव ऐसे ऐसे वर्ड सर बोल रहे हैं मेरे तो दिमाग से ऊपर। अरे भाई कुछ नहीं है, देखो क्या होता है, जैसे कि आपने बच्चे को कुछ सिखाया, है ना। आपने बच्चे को सिखाया कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। आपने बच्चे को क्या सिखाया कि भैया ऑनेस्टी जो है, यार एक सेकेंड, आपने बच्चे को सिखाया ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, है ना। बच्चे को क्या, ये तो बड़ों को भी सिखाना चाहिए, पर चलो अभी सिर्फ हम बच्चों को सिखा देते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अब बच्चा क्या एकदम से उस ऑनेस्टी को दिखाने लग जाएगा, नहीं दिखाने लगेगा ना। अभी तो वो क्लास में बैठा है, कहाँ से ऑनेस्टी दिखाए, टीचर बोल रही है वो सुन रहा है, ऑनेस्टी क्या है अभी नहीं उसको इतना समझ में आया, बट ही इज़ डेवलपिंग हिज और हर पोटेंशियल।
तो कल को मान लो उसको कोई 10 रुपये अगर पड़े हुए मिल गए तो वो उसको वापस करता है, यानी कि वो ऑनेस्ट है, ऐसे किसी के पैसे वो नहीं रख रहा, यानी कि उसमें वो पोटेंशियल तो डेवलप हो गया है, बट ही विल डिस्प्ले दैट पोटेंशियल लेटर। ठीक है, जैसे कि उसने कुछ सुना, उसको समझा, है ना, बट लेटर ही विल डिस्प्ले दैट। जैसे कि यहाँ हमने दिखाया कि भैया उसने फ्रैक्शंस पढ़े, है ना, उसने ऑनेस्टी के बारे में पढ़ा, बट फ्रैक्शंस के आप कैसे दिखाए, नहीं दिखा पा रहा है। बट एक दिन वो 4 लोग क्या गए, 4 लोग पिज़्ज़ा खाने गए, उसने प्रॉपर एक एक पीस चारों को बांट दिया, यानी कि एक पिज़्ज़ा था उसको 1/4 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि वो कितने लोग थे, वो 4 लोग थे। यानी कि उसने फ्रैक्शंस का क्या किया, इस्तेमाल किया। वो फ्रैक्शंस उसने कहाँ सीखे थे कि भाई 4 लोग हैं हमारे पास, एक समान है, कैसे बांटना होगा, हर एक को एक एक पीस मैं दे दूंगा, 4 हिस्सों में बांटना होगा। यानी कि फ्रैक्शंस का इस्तेमाल करना वो सीखा कब था, इस्तेमाल कब किया, दैट इज़ कि भैया चेंज जो है बिहेवियर में होता है, बट इट इज़ परमोटेटिव। ठीक है, साथ ही साथ चेंज और कहाँ होता है, उसकी नॉलेज में चेंज होता है, उसके एटीट्यूड में चेंज होता है, उसकी स्किल्स में चेंज होता है, यानी कि साइकोमोटर चेंज होता है, इफेक्टिव चेंज होता है, और कॉग्निशन चेंज होता है। अच्छा, ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये जब हम आगे जाएंगे तो हम एनईपी में भी यही वर्ड समझेंगे कि भैया कॉग्निशन, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। उसके बाद टीचिंग कुड बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट कैसे होती है कि भैया टीचर ने सीधा सीधा क्लासरूम में बैठे कुछ पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ लिया, डायरेक्ट टीचिंग है। इनडायरेक्ट कैसे होती है, इनडायरेक्ट होती है ऐसे कि भैया आपने, टीचर ने क्या किया, कुछ होमवर्क दे दिया, कुछ असाइनमेंट दे दिए, है ना, कुछ रोल प्ले एक्टिविटी करा दी। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं वो बेटर लर्न करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का क्या होता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होता है, मतलब कि भाई बच्चे एक बार तो क्या कर रहे थे, जब क्लास में बैठे थे, डायरेक्ट टीचिंग हो रही थी, मैडम कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख रही थी, बच्चे उसको कॉपी में उतार ले रहे थे। क्या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है क्या, नहीं यार, प्रॉपर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं हो पा रहा है। टीचर लिख रही है, बच्चे भी उसको कॉपी कर रहे हैं। बट जब हमने होमवर्क दिया तो बच्चे ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, यानी कि एक इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे ने बेटर तरीके से सीखा, बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है कि भैया टीचिंग कुड बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कैसे, देखो आपने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके बाद दूसरे कॉन्सेप्ट में मूव कर गए, फिर तीसरे कॉन्सेप्ट पे मूव कर गए। ठीक है, यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट को डीप नहीं गए, बल्कि एक कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाए, यानी कि हॉरिजॉन्टल चल रहा है। बट अगर आप एक ही कॉन्सेप्ट के पहले एक चीज़ पढ़ाई, फिर उसी कॉन्सेप्ट को और डीप गए, फिर और डीप गए, फिर और डीप गए, यानी कि वर्टिकल्स में आप चले गए, उसके एकदम डीपर जब आप किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो, दैट इज़ वर्टिकल। जब आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हो, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसके बाद टीचिंग कुड बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। बट हम पहले एक बार क्या करेंगे, देखेंगे टीचिंग हमने कैसे देखा था, टीचिंग कुड बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें पता है कैसी होती है, पहली चीज़। दूसरी हमने क्या देखा था, टीचिंग कुड बी हॉरिजॉन्टल और टीचिंग कुड बी वर्टिकल, है ना। और अब हम क्या देख रहे हैं, टीचिंग कुड बी प्लान्ड और अनप्लान्ड। प्लान्ड कैसे होगा, जब टीचर क्या करे, अपने लेक्चर से पहले, अपनी क्लासेस से पहले क्या करे, एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करे। ठीक है, लर्नर्स की नीड को समझे, प्लान करे अपना कंटेंट को। ठीक है, टीचिंग मेथड को सेलेक्ट करे, अपनी रिसोर्सेज को सेलेक्ट करे, फिर क्लासरूम में प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन दे। यानी कि प्रेजेंटेशन मतलब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर लेके बैठ गए हो, कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हो, नहीं। क्लासरूम प्रेजेंटेशन इज़ गिविंग योर लेक्चर, दैट इज़ टीचिंग, है ना। अन टीचिंग से बड़ा हमने क्या पढ़ा था, इंस्ट्रक्ट करना, है ना। इंस्ट्रक्ट करना क्या होता है, ये याद रखना। ठीक है, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी कि इन दोनों को मिला के हमें क्या हो गया, हमें मिल गया क्या, इंस्ट्रक्शन। उसके बाद इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एंड फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद दी एंड। ये हो गया आपका पूरा प्लान्ड। ठीक है, अनप्लान्ड क्या होता है कि ये हमने नहीं किया, हम सीधा गए अपना बिना रिसोर्सेज को प्लान किए और जाके पढ़ा दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, दैट इज़ अनप्लान्ड। ठीक है, फिर रिलेशनशिप ऑफ टीचिंग विद लर्निंग एंड लर्नर, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि भैया टीचिंग में क्या होता है, टीचर सिखाता है, लर्नर सीखता है, नीड्स वगैरह अंडरस्टैंड करनी होती है। अब हमारा अगली चीज़ क्या आती है कि भाई टीचिंग एज फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग, है ना। तो हमने देखा कि टीचिंग कैसी होती है, प्लानिंग होती है, फिर वी डू टीचिंग, वी डू क्लासरूम मैनेजमेंट। टीचिंग कुड बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्लान्ड, अनप्लान्ड। ठीक है, नाउ अब टीचिंग की बात करें तो मेथड्स हम देखेंगे। टीचिंग मेथड्स सबसे पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ठीक है ना, ये मार्क कर लेना, इट कुड बी योर क्वेश्चन इन योर पेपर, है ना। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होता है कि भैया टीचर जो है वो एज अ गाइड काम करता है। ठीक है, बच्चों को क्या कराने में, लर्न कराने में,
इसमें बच्चों का क्या होता है, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, या तो वो कुछ नई नॉलेज बनाते हैं या अपनी ओल्ड नॉलेज के साथ कुछ न्यू नॉलेज को इंटीग्रेट करके अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं। यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में हमें सबसे पहले क्या याद रखना है कि टीचर का रोल कैसा होता है, एज अ गाइड। क्या बच्चों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? येस, इट इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दो चीज़ें याद रखनी है, एक गाइड, दूसरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। दूसरा क्या है, लर्नर सेंटर्ड मेथड, है ना, लर्नर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड मतलब कि जो लर्न कर रहा है, जो सीख रहा है, वो सेंटर में है, उसको हमें क्या रखना है, सेंटर में रखना है। ठीक है, इट इज़ नॉट वन साइज फिट अप्रोच। जैसा कि हमने देखा था, हमें बच्चों की क्या करना है, नीड्स को समझना है। फोकस इज़ ऑन स्टूडेंट्स। टीचर यहाँ पे भी एज अ गाइड ही काम करेगा। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे सीखेंगे, बाय डूइंग, बाय डिस्कसिंग, बाय डिस्कवरिंग, बाय सॉल्विंग एंड बाय एक्सपोजिंग। दे विल अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट मेमोराइज। ठीक है, तो लर्नर सेंटर्ड और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हमने देख लिया। तो ये कुछ क्या थे, ये हमारे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थे लर्निंग के, जिसमें हमने देखा सबसे पहले कि क्या है, टीचिंग इज़ अ साइंस एंड आर्ट, टीचिंग इज़ कॉम्प्लेक्स, है ना। टीचिंग विल विजुअलाइज चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग कुड बी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टीचिंग कुड बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, टीचिंग कुड बी प्लान्ड अनप्लान्ड, एंड देन टीचिंग इज़ अ फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। ये सब हमने देख लिया। आगे चलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग का, तो हमने अभी देखा कि भैया आपकी अफेक्टिव एबिलिटी, ठीक है, आपकी सोशल स्किल्स, आपको मोटिवेट करना, इंडिपेंडेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देना, है ना, यानी कि आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बढ़ाना। सिंपल बात करें तो आपकी सोशल, आपकी एटीट्यूडनल यानी कि पर्सनल, आपकी कॉग्निटिव यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटीज़ को शेप करना, उनको बेटर करना इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ठीक है, ऐसे में टीचर का रोल क्या होता है, टीचर का रोल होता है एज अ लीडर, है ना। टीचर शुड बी पैशनेट एंड शुड हैव पेशेंस। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने 2 बार 3 बार सवाल पूछा तो आपको गुस्सा आ गया। यू शुड हैव पेशेंस, एंड बाय पेशेंस मीन्स यू नीड टू डू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड डील विद देम अकॉर्डिंगली, है ना, बाय पेशेंस एंड रैशनैलिटी। सो दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग। नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग, तो हमने देखा है 3 लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं। सबसे पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड फिर देन रिफ्लेक्टिव लेवल। व्हाट इज़ मेमोरी लेवल, इसमें हम क्या करते हैं, मेमोराइज और रिकॉल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। आपने देखा होगा जब हम बिल्कुल छोटे बच्चे थे, है ना, जब मैं छोटा बच्चा था मैं बड़ी शरारत करता था, बट यहाँ शरारत नहीं करनी है, यहाँ क्या करना है, 2 का टेबल याद करना है। तो हम कैसे याद कराते थे बच्चों को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे याद कराते थे ना, बार बार पढ़ा के, है ना। फिर क्या करते थे, अगले दिन जब मैडम बुलाती थी तो भाई मेरे को तो बड़ा डर लगता था। 2 के टेबल से डर नहीं लगता था, बट हाँ 9 के से बड़ा लगता था। आपको लगता था क्या, है ना, बताना मेरे को। चलो, तो क्या करते थे, टीचर बुलाती थी, फिर कहती थी अच्छा चलो 2 का टेबल सुनाओ, 3 का सुनाओ, 4 का सुनाओ, है ना। या फिर क्या करती थी, 4 6 जा ऐसे पूछ लेती थी एकदम से, तो आप एकदम अरे अब क्या बताना है, याद ही नहीं आता था। तो रिकॉल और मेमोराइजिंग पे आगे जहाँ ध्यान होता है, दैट इज़ द मेमोरी लेवल। ठीक है, ये किसने दिया था, अच्छा यहाँ पे नाम शायद दिख नहीं रहा होगा। इट इज़ गिवन बाय नॉर्मन अलेक्जेंडर मॉरिसन। नॉर्मन अलेक्जेंडर मॉरिसन, नॉर्मन अलेक्जेंडर मॉरिसन। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा क्या है, मेमोराइजिंग पे ध्यान है। वहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या है, बच्चे को अंडरस्टैंड ज़्यादा कराना है। कैसे, भाई वेरियस एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो ये चीज़, ताकि वो बच्चा उस चीज़ को अपने वर्ड्स में आपको बता सके। ऐसा नहीं है जो आपने उसको पढ़ाया है, यानी कि 2 2 जा 4 वो तो भाई मेमोराइज ही कराना पड़ेगा। ठीक है, उसको वो कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, है ना, अपने वर्ड्स में नहीं बोल सकता कि 2 2 जा 4, तो वो क्या बोलेगा अगली बार, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसको 2 2 जा 4 ही होता है तो 4 ही बोलना है। बट अंडरस्टैंडिंग में जैसे उसको हमने फोटोसिंथेसिस सिखाया था, तो अब वो फोटोसिंथेसिस अपनी लैंग्वेज में किसी को भी समझा सके, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल। देन रिफ्लेक्टिव लेवल, कि भाई वो थिंक करे, सॉल्व करे, और जो भी उसको एक्सपीरियंस हुआ है उस पर रिफ्लेक्ट करे, है ना, उसके बारे में सोचे, उसके बारे में सीखे, और तब वो जो नॉलेज गेन कर रहा है, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, चलो उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट वेज अ चिल्ड्रन कुड लर्न, है ना, कुड अंडरस्टैंड, दैट इज़ बाय ऑब्जर्वेशन, बाय एक्सपीरियंस, बाय टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, एंड बाय इमिटेशन। इसमें से कुछ अगर समझ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक्सपीरियंस फिर भी देख लेते हैं। एक्सपीरियंस हमने देखा था अभी, रिफ्लेक्टिव लेवल,
बाय एक्सपीरियंस होता है, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर रिफ्लेक्ट किया, उस पर एनालिसिस किया, उससे आप सीखे। ट्रायल एंड एरर, आपने कोई काम किया बट वो गलत हो गया, फिर किया, गलत हो गया, फिर किया, सही हो गया, अब आपको पता है सही काम किस तरह से करना है, दैट इज़ ट्रायल एंड एरर। ठीक है, टीचिंग की बात करें तो एक स्मिथ जी थे, स्मिथ जी ने कहा कि भैया कॉन्सिक्वेंस, टीचिंग क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस है ना। एक्सपीरियंस जो है आपको इनएविटेबली आपको क्या करते हैं, सिखा देते हैं। ठीक है, कि जो चीज़ कैसे होती है, क्या चीज़ कैसे काम करती है, ये आप एक्सपीरियंस से सीख जाते हो। वहीं एल्टन ली एक साहब थे, एंड एल्टन ली जो थे उन्होंने क्या कहा कि स्टूडेंट के अचीवमेंट पे फोकस होता है, पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं बेसिकली, और करिकुलम गोल्स होते हैं, और इन सब पे जो फोकस होता है दैट इज़ द रोल ऑफ टीचिंग। तो ये हमारा मेजर फर्स्ट यूनिट ख़त्म। उसके बाद लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो भैया लर्नर का काम क्या होता है, लर्निंग का काम होता है। ठीक है, क्या लर्निंग मतलब क्या होता है कि भैया एक्वायर करनी होती है उसको, क्या, नॉलेज और स्किल्स एक्वायर करनी होती हैं, चाहे वो न्यू नॉलेज हो, है ना। अभी हमने पिछले उसमें भी देखा था, या तो वो न्यू नॉलेज लेता है, या फिर वो क्या करता है, न्यू नॉलेज को अपनी ओल्ड नॉलेज के साथ इंटीग्रेट करके मॉडिफिकेशन करता है अपनी ओल्ड नॉलेज में, है ना। कैसे करता है भाई, पहले मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, अब मैंने गाड़ी चलानी सीख ली। ठीक है, अब मैंने गाड़ी चलानी सीख ली, अब गाड़ी चलानी सीखी, बट अब मेरे को बस चलानी नहीं आती थी, फिर मैंने बस चलानी सीखी। तो अब गाड़ी चलानी मेरी पुरानी नॉलेज है, बट अब मैंने कुछ और चीज़ सीखी और उसको मैंने इंटीग्रेट किया, अब मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ। ठीक है, पर भाई यहाँ तो आप टीचर बनने आए हो, है ना, गाड़ी बस नहीं चलानी है, तो टीचर जॉब कोई भी हो, कोई जॉब छोटी बड़ी होती नहीं है, और सब में ही आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है एग्जाम्पल थोड़ा ठीक ना हो, है ना, अच्छा ना लगे, बोरिंग सा एग्जाम्पल हो, बट ठीक है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स भी आ जाएंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स, हमने यही बात की थी कि लर्निंग को क्या फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं। सो इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द लर्नर, कि उसका जो IQ है ना, वो कैसा है, कॉग्निटिव एबिलिटी कैसी है उसकी, समझने की, याद करने की क्षमता कैसी है। ठीक है, उसकी एकेडमिक मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, ये सब आपकी क्या आ जाती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटी आ जाती हैं। देन परसेप्शन, कि वो चीज़ों को किस तरह से समझता है, उसकी पर्सनैलिटी, यानी कि उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या बोलता है वो, है ना, यही सब क्या होते हैं, उसके पर्सनल और इफेक्टिव होते हैं। देन सेकंड फैक्टर दैट कम्स इनटू पिक्चर इज सोसाइटी, है ना। और इन सब को फैक्टर्स को हमें क्वांटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें वेरियस मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि सर्वेज, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, है ना, करंट स्किल लेवल क्या है बच्चे का, वो सब देखना पड़ता है। ठीक है, लर्निंग होती क्या है, चलो इसमें वेरियस आपके क्या बोलते हैं, वेरियस पीपल गिव देयर डेफिनेशन, जैसे कि गार्डनर मर्फी एक आए। इससे पहले हम ऑलरेडी किसको देख सकते हैं, टीचिंग की क्या कहा था, टीचिंग के थे स्मिथ थे एक तो, है ना। स्मिथ ने क्या कहा था, इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, है ना, यही कहा था ना, देखो यही कहा था ना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस। और एल्टन ली ने क्या कहा था, स्टूडेंट अचीवमेंट, करिकुलम गोल्स और पेडागोगिकल प्रैक्टिस, टीचिंग इज दिस। ठीक है, ठीक है, तो स्मिथ और ये आपने याद रखने हैं। बट यहाँ पे अब कौन आ गया है, गार्डनर मर्फी। गार्डनर मर्फी ने कहा कि भैया लर्निंग क्या है, लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर सो दैट अ स्टूडेंट और अ पर्सन कैन इंटीग्रेट और कैन एडजस्ट टू इट्स एनवायरनमेंट, है ना। व्हाट इज एनवायरनमेंट, इट इज़ सोशल एनवायरनमेंट, इट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। यानी कि लर्निंग क्या है, लर्निंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने बिहेवियर को चेंज करते हो ताकि आप सोशली मोर एक्सेप्टेबल हो जाओ, सोशली क्या हो जाओ, मोर एक्सेप्टेबल हो जाओ। फिर आते हैं हेनरी पी स्मिथ। हेनरी पी स्मिथ क्या कहते हैं कि भैया ये होता है एक्विजिशन ऑफ एक्सपीरियंस, है ना, एक्विजिशन या फिर चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, है ना। या तो आप कोई नया बिहेवियर एक्वायर करते हो या पुराना बिहेवियर चेंज करते हो थ्रू एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ भी चेंज इन बिहेवियर हो रहा है, यहाँ बस इन्होंने उसको और थोड़ा इलेबोरेट कर दिया कि भैया चेंज इन बिहेवियर कैसे हो रहा है, थ्रू एक्सपीरियंस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या हम लर्निंग को मेजर कर सकते हैं क्या, अरे ये क्या हुआ, वेट। ठीक है, क्या हम लर्निंग को मेजर कर सकते हैं क्या, आपने कितना सीखा,
आप बता सकते हो क्या? आप कहोगे कि मैंने कितना सीखा सर, मैंने तो सारा सीख लिया। सारा कितना? जितना भी आपने पढ़ाया, मैंने कितना पढ़ाया, है ना। तो लर्निंग को आप मेजर नहीं कर सकते, बट जब आप पेपर देने जाओगे और 30 क्वेश्चन आएंगे, आप 30 में से 30 कर दोगे, तब आप क्या कहोगे कि सर लर्निंग ऐसी थी कि उसका मैंने आउटकम मेजर किया, कि जितना भी पेपर में आया। भाई क्या हो रहा है ये, एक सेकेंड, दोबारा लिख देंगे, कोई नहीं, क्योंकि टीचर के लिए क्या ज़रूरी होता है? पेशेंस। अभी हमने सीखा था ना पेशेंस, बस वही टेस्ट हो रहा है। अगर आप में भी पेशेंस है तो आप भी क्या करोगे, इस पेपर को बढ़िया से क्लियर कर जाओगे। उसके बाद जब सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे तो फिर से हम यहीं मिलेंगे। चल, तो जब हम आउटकम की बात करते हैं कि भाई EMRS में टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आए, आपने 30 में से 30 कर दिए और कितने नंबर ले लिए? आपने 30 में से 30 ही नंबर ले लिए। तो आपने क्या किया? मेजर किया 100%। आपकी लर्निंग क्या थी? 100% थी। तो आपने उसके आउटकम को मेजर किया, ना कि लर्निंग को। उसके बाद गुड लर्नर्स की आपकी क्या बोलते हैं, कुछ गुड लर्नर्स के क्या क्या बोलते हैं यार, एस्पेक्ट्स दिए हुए हैं कि भाई कैसा गुड लर्नर होता कैसा है। तो गुड लर्नर क्यूरियस होता है, चीज़ों के बारे में क्यूरियस होता है, वो सीखना चाहता है, वो जानना चाहता है ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है ना। वो अडेप्ट कर लेता है, अपने सोशल और पर्सनल क्वालिटीज़ को अडेप्ट कर लेता है एज़ पर इट्स एनवायरनमेंट, केयरफुली अंडरस्टैंड करता है ना। वो लर्न करना चाहता है और इंटरनली वो मोटिवेट होता है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर में फेल हो गए तो कहा ओ शिट अब तो बस ज़िंदगी ख़त्म है ना। मैं एक पेपर में फेल हुआ हूँ, अगली बार मैं इसी पेपर में टॉप करके दिखाऊंगा। दैट इज़ इंटरनल मोटिवेशन। आपके अंदर है? हाउस द जोश है? नहीं नहीं, ज़्यादा भी मोटिवेट मत हो ना, ठीक है ना। पता चला अभी सब बंद कर आके फिर सो जाओ, कहो कि अब तो मोटिवेटेड हूँ मैं, काम हो जाएगा ना। ना होगा बच्चे। चलो, नारायण नारायण। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग की बात कर लेते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सबसे पहले मेथड क्या होता है? यू कैन डू टीचिंग बाय टेलिंग। इसमें क्या होता है? आप लेक्चर देते हो, आप डिस्कशंस करते हो, ठीक है। आप बेसिकली क्या हुआ, टीचर क्लास में आया, उसने पढ़ाया और वो चला गया, दैट इज़ टेलिंग मेथड। देन प्रोजेक्ट मेथड, आप एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो, यानी कि आप क्या करते हो? बाय डूइंग। अरे यार मैं तो पेशेंटली इसको भी हैंडल कर लूँगा, है ना, पेशेंटली इसको भी हैंडल कर लूँगा और मैं यहाँ हाइलाइटर से पढ़ाऊँगा। चलो, अगला क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड मतलब बाय डूइंग, यू आर डूइंग सम एक्टिविटी एंड लर्निंग, है ना, नॉट पैक्ट्स, बाय डूइंग आस्पेक्ट्स। आस्पेक्ट से था ना, आस्पेक्ट्स ही होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलो, उसके बाद परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी। बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी यू हैव सम आउटकम्स, यू एनालाइज दोज आउटकम्स एंड दोज आउटकम्स एनालिसिस will make you learn new things, and by learning new things either you will gain new knowledge or you will modify your old knowledge by integrating your old knowledge with your new knowledge, है ना। पीतल की पतीली में क्या, पीतल की पतीली में पपीता पीला पीला, कुछ वैसा सही चल रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थ्रू विजुअल मेथड, आजकल आपने देखा ही है स्मार्ट क्लासेस होती हैं, उस पर वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। देन मेंटल मेथड, दैट इज़ बाय कॉग्निटिव डिडक्शन, एनालिसिस और सिंथेसिस। सो मेंटल मेथड कहीं ना कहीं असिस्ट करता है, इंटीग्रेट होता है विद प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। जब आप कोई चीज़ क्वेश्चन करते हो, कोई न्यूमेरिकल करते हो, तो आपको पता है आप डिड्यूस करते हो एक इक्वेशन से, है ना। जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे ना कि भैया 2x + 3 = 5, तो आप तुरंत कहते थे कि सर x = 5 - 3 ब्रैकेट बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 2/2, यानी कि ये हो जाएगा x = 1। ये आपने कैसे किया? ये आपने डिडक्शन किया, है ना। और आपने एनालिसिस किया कि अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से हमारा आंसर आ जाता है। बट यहीं पे अगर मैं आपको कह दूं 2x + 3y = 6, फाइंड x, y, तो आप कहोगे सर इक्वेशन एक है, वेरिएबल 2 हैं x और y, कैसे निकाल लें? नहीं निकाल सकते, है ना, नहीं निकाल सकते। यानी कि हमने क्या किया? एनालाइज किया कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 क्वेश्चन क्या चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए। एनालाइज करके हमने एक सिंथेसिस दिया, है ना। तो बाय दिस इज कॉल्ड मेंटल मेथड, डिडक्टिव मेथड, ठीक है। देन टीचर सेंटर मेथड्स की बात करें तो टीचर सेंटर्ड मेथड जो होगा वो कौन सा होगा? टेलिंग मेथड होगा, है ना। टेलिंग मेथड इज टीचर सेंटर्ड
इसमें टीचर क्या करता है, लर्नर जो होता है वो सिर्फ रिसीव करता है, टीचर अपना जो है वो लेक्चर देता है। इसमें क्या होता है, टीचर को माना जाता है मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट। पेशेंस, इतनी पेशेंस तो बहुत ही क्या बोलते हैं, टेस्ट हो गई। यानी कि अब तो आप लोग भी टीचर बन ही जाओगे जब इतनी पेशेंस आ जाएगी तो, है ना। तो टीचर को क्या माना जाता है, एक्सपर्ट माना जाता है या मास्टर माना जाता है सब्जेक्ट का। और इसी एक्सपर्ट होने की वजह से उसके पास क्या आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है, बच्चे उसकी बात को सुनते हैं, है ना। और जब बच्चे बात को सुनते हैं और टीचर अपनी बात कहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड। उसके बाद आता है लर्नर सेंटर मेथड, यानी कि टीचर यहाँ पे भी एक्सपर्ट तो होता है बट साथ ही साथ यहाँ पे वो लर्नर भी होता है, यानी कि वो सीख रहा होता है, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे एक एक्टिव रोल होता है। और जब बच्चों का एक्टिव रोल होता है तो बच्चों से भी टीचर सीखता है, यानी कि आपकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। आप हमेशा एक लर्नर रहते हो, चाहे आप टीचर बन जाओ या टीचर ना बनो। पर अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो पक्का बन जाओगे यार, क्योंकि यहाँ आप 30 में से 30 कर लोगे और लर्निंग को आप क्या कर लोगे, आप अपनी लर्निंग को मेजर कर लोगे। आप लर्निंग को क्या कर लोगे, मेजर कर लोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कंटेंट फोकस मेथड, इसमें क्या होता है, कंटेंट फर्स्ट होता है, स्टूडेंट लेटर। मतलब इसका बात क्या हुई कि भाई टीचर ने सबसे पहले पढ़ाया, ठीक है, वो जब पढ़ाना ख़त्म हुआ तब क्वेश्चन आंसर लिए, यानी कि पहले कंटेंट डिलीवर किया, फिर स्टूडेंट से पूछा कि भाई समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद पार्टिसिपेटिव या फिर इंटरैक्टिव की अगर हम बात करें तो पार्टिसिपेटिव क्या होता है, जब ये सिचुएशनल एनालिसिस है ना, इसमें सिचुएशनल एनालिसिस किया जाता है सबसे पहले कि भाई हम कौन सा, हम इंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ करें, कंटेंट सेंटर्ड यूज़ करें या फिर हम लर्नर सेंटर्ड यूज़ करें, है ना। सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम इन तीनों में से कोई एक मेथड चूज़ करते हैं। फिर ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड क्या होते हैं, ब्लैक बोर्ड और चौक से जो टीचर पढ़ाते थे, उसके बाद अगर नहीं सुनाते तो डंडे भी बजते थे, है ना। बट आजकल ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मोर इंटरेक्शन होता था। खैर नहीं यार, वो टीचिंग जो थी वो अपनी अलग लेवल की टीचिंग थी, उस टाइम की टीचिंग के अपने फ़ायदे थे। क्यों, कैसे फ़ायदे थे वही देखते हैं। क्या होता था, एक तो मोर इंटरेक्शन होता था, क्लास में डिसिप्लिन रहता था, मेमोराइजिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। बट कॉन्स क्या है, अंडरस्टैंडिंग बच्चों की कम होती थी और ग्रुप लर्निंग जो है वो भी कम होती थी। अब क्या आ गया है, अब आईसीटी बेस्ड क्या आ गए हैं, टीचिंग मेथड्स आ गए हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लिप्ड क्लासरूम है, डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज़, माइंड मैप्स और गेमिफिकेशन। ये सब तरीके यूज़ किए जाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे 2 डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। आपसे पूछ लेंगे LMS स्टैंड्स फॉर, है ना, 3-4 फिर आपको क्या दे दिए जाएंगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बट आपको क्या याद रखना है, LMS स्टैंड्स फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। LMS स्टैंड फॉर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। उसके बाद आपको सेम क्या कर देंगे, MOOCS स्टैंड्स फॉर, आप कहोगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना। जैसे कि आपने देखा है आजकल आप जाओगे, आप देखोगे कि भैया एक पोर्टल है आपका क्या, स्वयं, एक पोर्टल है आपका स्वयं पोर्टल है, एक पोर्टल है आपका दीक्षा, है ना। इन सब की हम बात करेंगे जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ेंगे। तो ये क्या है, ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज आपको ये देते हैं, MOOCS। फ़ायदे क्या हैं अब न्यू आईसीटी बेस्ड लर्निंग के, कि ये क्या है, मोर इंटरेक्टिव है, मोर कोलैबोरेटिव है, ऑडियो विजुअल तरीके यूज़ किए जाते हैं जिससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी क्या सिर्फ स्टूडेंट की बढ़ती है, नहीं सर, ये आपकी टीचर की भी बढ़ती है। टीचर टाइम से पहले अपना सिलेबस ख़त्म कर पाता है और लर्नर जो है वो बेटर सीख पाता है, बिकॉज इट इज़ मोर इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव। कॉन्स क्या है, स्क्रीन टाइम जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से आपकी आइज़ को दिक्कत होती है ना। आइज़ पे क्या होता है, स्ट्रेन पड़ता है और आइज़ ख़राब होने की दिक्कत होती है। और टीचर का इंटीग्रेशन विद स्टूडेंट क्या है, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि आप ऑडियो विजुअल चीज़ें ज़्यादा देखने लगते हो। ठीक है, इतनी समझ गए। लास्ट पेज है, ठीक है, बस ये और हैंडल कर लो। उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे क्या हलवा है यार, है ना, इतना आसान होता है क्या 30 नंबर लाना, आप कहोगे बिल्कुल, है ना। तो सबसे पहले टाइप ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ की बात करें तो ऑटोक्रेटिक हो सकती है, जिसमें क्या होती है, टीचर सेंट्रिक होती है। अब आप कहोगे सर टीचर सेंट्रिक तो अभी आपने पढ़ाया था, मुझे याद है। इसमें क्या होता है, इसमें लेक्चर मेथड होता है, इसमें डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, इसमें स्टोरी टेलिंग होती है, यानी टीचर ही टीचर अपनी बात किए जा रहा है, बच्चों को बाद में पूछ रहा है, बच्चों को क्या कह रहा है, बाद में पूछ रहा है कि तुम्हें समझ आया क्या। जब टीचर अपनी बात पहले कहे और बच्चों की बात बाद में सुने, दैट इज़
ऑटोक्रेटिक लर्निंग। ठीक है, स्टोरी टेलिंग। अब देखो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि आपने लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ाने हैं या सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करोगे। आप कहोगे कि सर स्टोरी टेलिंग मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर सच टाइप ऑफ टीचिंग, है ना। कैसे, जब आप लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो या फिर सोशल स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। ट्यूटोरियल्स की बात करें तो ट्यूटोरियल्स जो हैं वो मैथ और साइंस को पढ़ाने के लिए ट्यूटोरियल्स आर मच मोर हेल्पफुल, है ना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अब जैसे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल होते थे तो डेमोन्स्ट्रेशन विल बी हेल्पफुल इन टीचिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले पढ़ा ऑटोक्रेटिक के बारे में। एक सेकेंड, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑटोक्रेटिक के बारे में पढ़ा। ऑटोक्रेटिक में हमने कहा कि भैया एक हमारा होता है कौन सा, लेक्चर मेथड, है ना। फिर हमने कहा एक होता है स्टोरी टेलिंग, एक हमने कहा एक होता है ट्यूटोरियल और एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, ट्यूटोरियल जो है मैथ्स और साइंस में काम आता है ना। स्टोरी टेलिंग लिटरेचर और सोशल स्टडीज़ में काम आता है। उसके बाद लेक्चर मेथड किसी में भी काम आ सकता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में काम आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। फिर बात करेंगे आगे, तो हम कहेंगे डेमोक्रेटिक मेथड कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे जब डिस्कशंस हो। ह्यूरिस्टिक मतलब टीचर कोई प्रॉब्लम आपके सामने रखे और आपको गाइड करे, स्टूडेंट जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढे और उस सॉल्यूशन से आपको क्या मिले, एक नई नॉलेज मिले, दैट इज़ ह्यूरिस्टिक मेथड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेमोक्रेटिक मेथड्स, तो ह्यूरिस्टिक देख के ये मत कहना कि नहीं यार ह्यूरिस्टिक तो ऑटोक्रेटिक सा लग रहा है वर्ड सुनने में, है ना। ह्यूरिस्टिक तो कैसा लग रहा है सुनने में, ऑटोक्रेटिक सा लग रहा है। नहीं भाई, डेमोक्रेटिक में ही ह्यूरिस्टिक्स मेथड जो है डेमोक्रेटिक मेथड होता है। ठीक है, याद रहेगा ना, याद रहेगा, क्वेश्चन आएगा गलत तो नहीं करोगे। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट मेथड की बात हम करेंगे, रोल प्लेइंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सब क्या है, डेमोक्रेटिक मेथड है। उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम पे आते हैं। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है, देखो इवैल्यूएशन में क्या हम सिर्फ इवैल्यूएट करते हैं, तो हम कहेंगे नहीं सर सिर्फ इवैल्यूएट नहीं करते, हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन में हम दो काम करते हैं। एक करते हैं मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ मार्क्स, कुछ नंबर, है ना, मार्क्स देना, कुछ नंबर असाइन करना इज़ मेजरमेंट, यानी कि नंबर असाइन करना। नंबर यानी कि हम कुछ क्वांटिटी असाइन कर रहे हैं अगर, तो दैट इज़ मेजरमेंट। बट वहीं अगर हम असेसमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो असेसमेंट में हम क्या करते हैं, इट इज़ क्वालिटेटिव, यानी कि हम ओवरऑल कि भाई वो बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, वो बच्चे की पीयर ग्रुप के साथ कैसी बनती है, उसका टीम वर्क कैसा है। ठीक है, ये सब जब हम देखते हैं दैट इज़ असेसमेंट। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या बन के आता है, इवैल्यूएशन निकल के आता है, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, अब ये जो मेजरमेंट है ये मल्टीपल टाइप्स हो सकता है, जैसे कि नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। सिर्फ नाम याद रख लो, ठीक है, सिर्फ नाम याद रख लो, ऐसा कुछ डीप है नहीं, होगा भी तो क्वेश्चन के ज़रिए हम सीख लेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है मेजरमेंट का, सबसे पहले हम एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसके बाद सेट ऑफ ऑपरेशंस देखते हैं, आइसोलेट करते हैं, डिस्प्ले करते हैं एट्रीब्यूट्स को, यानी कि कुछ नंबर असाइन करते हैं और उसके बाद क्वान्टिफाई कर देते हैं। सिंपल, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, और बस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एक दो क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, बाकी फिर सेकंड वीडियो में हम इसको कर लेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, है ना, याद रखना टीचिंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड, सही बात है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग, याद करो क्या कहा था, पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर आएगा। क्या टीचिंग एंड ट्रेनिंग सेम है क्या, ये कह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, हम पर हमें क्या है, हमें तो पता है ये बात सही नहीं है। टीचिंग और ट्रेनिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। बी एलिमिनेट करेंगे, बी यहाँ से गया,
बी यहाँ से गया, बचे क्या, तो ही ऑप्शन बचे। हो गया ना काम आसान, हो गया ना काम आसान। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंसर्न ऑफ ऑल टीचिंग इज़ टू इंश्योर सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन स्टूडेंट। तो हमने क्या पढ़ा था नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक में, चेंज इन बिहेवियर इज़ वन ऑफ द गोल ऑफ टीचिंग। तो सही बात है ना। चलो अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, सही मान लेते हैं। ऑल गुड टीचिंग इज़ फॉर्मल इन नेचर। अरे कैसी बात कर रहे हो, अभी तो हमने कहा सिर्फ फॉर्मल नहीं होती, हमारे क्या होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड भी होते हैं, है ना। हमारी टीचिंग कैसी होती है, डेमोक्रेटिक भी होती है, डेमोक्रेटिक टीचिंग भी होती है। तो क्या फॉर्मल है डेमोक्रेटिक, नहीं, इनफॉर्मल है। डी भी हटाओ, डी भी हटा दिया, क्या बचा, ये बचा, यही आंसर है, सिंपल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके आते हैं, ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसको इजी मत समझना। आधे से ज़्यादा बच्चे गलत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे या आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, बट आपको तो पता है। तो ऐसे ही अब हम बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस की PDF मैं आपको यही वाली दे दूंगा। ठीक है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कैसी लगी आपको, अगर आपको चीज़ें समझ आई तो आप कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और आई होप ये क्वेश्चन और ये थ्योरी दोनों वीडियो देखने के बाद आप 30 में से 30 कर पाओगे।